हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डीसीए सेकंड सेम के आईडी ट्रेंड्स के यूनिट नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, यूनिट नंबर 4 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। आज इस वीडियो में मैं आपसे सेकेंड पार्ट डिस्कस करूँगा। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आपसे इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। आप प्लीज़ उसको देखिए अगर नहीं देखा है तो। दोस्तों, अब मैं आपसे आज सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा जिसके अंदर एडॉक नेटवर्क, सेंसर नेटवर्क्स, जीआईएस, आईएसपी, मोबाइल कंप्यूटिंग वगैरह के बारे में समझाया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एडॉक नेटवर्क? अब दोस्तों, एडॉक नेटवर्क होता क्या है? दोस्तों, कोई भी एक टेम्परेरी कनेक्शन थोड़े समय के लिए अगर वो बनाया जाए तो वो एक एडॉक नेटवर्क बन जाता है। अब दोस्तों, जैसे दो लोगों को आपस में कनेक्ट होना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए लैन रिक्वायर्ड हो, उसके लिए बाकी तामझाम रिक्वायर्ड हो। वो सिंपल किसी भी इक्विपमेंट से आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है, और जुड़ सकते हैं और थोड़े समय के लिए जुड़ सकते हैं, फिर वो वापस अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क्स को जो थोड़े समय के लिए रहते हैं, जो किसी के द्वारा सेंट्रली मैनेज नहीं किए जाते, ठीक है, जो दो कंप्यूटर्स के बीच में रहते हैं, ऐसे नेटवर्क्स को हम लोग एडॉक नेटवर्क्स बोलते हैं। अब दोस्तों, मैं 2 कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। हो सकता है 2 से ये 3 हो जाए उसी समय, हो सकता है 2 से 4 हो जाए, पर इसका कोई सेंट्रल मैनेजर नहीं होता है, कोई इसका सेंट्रल मैनेजर, कोई इसका जो है मालिक नहीं होता है, कोई इसका सुपरविजन नहीं करता है। तो ऐसे नेटवर्क्स जो थोड़े समय के लिए टेम्पररी कामों के लिए बनाए जाएँ, ठीक है, तो उनको हम लोग एडॉक नेटवर्क बोलते हैं। अगर हम एडॉक नेटवर्क को एडॉक नेटवर्क को परमानेंट कर देंगे तो वो हमारा लैन बन जाएगा। अगर थोड़े समय के लिए कंप्यूटर को जोड़ेंगे और फिर हम हटा लेंगे तो वो एडॉक नेटवर्क ही रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडॉक नेटवर्क में है सिक्योरिटी की, क्योंकि इसका कोई सर्विस सर्वर नहीं होता है, कोई इसका मालिक नहीं होता है, कोई इसका एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एडॉक नेटवर्क्स लगभग 100 मीटर्स तक फैले हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 कंप्यूटर्स, 3 कंप्यूटर्स, एक सिंगल समय में बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जुड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, एडॉक नेटवर्क्स जो है मेन जो है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जो एडॉक नेटवर्क है वो मोबाइल एडॉक नेटवर्क, जिसको MANET बोलते हैं, मोबाइल एडॉक नेटवर्क। अब दोस्तों, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि मोबाइल एडॉक नेटवर्क तो कोई भी वायरलेस नेटवर्क जो कुछ मोबाइल्स के बीच में होगा और थोड़े समय के लिए होगा, वो हमारा मोबाइल एडॉक नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो अगला पार्ट है वो है व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क। अब व्हीकुलर का मतलब हो गया व्हीकल्स, ठीक है। तो कोई भी नेटवर्क जो कुछ व्हीकल्स, मूविंग व्हीकल्स के बीच में होगा, रोड साइड असिस्टेंस के लिए और कुछ समय के लिए होगा, तो वो हमारा व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क या VNet कहलाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, ये क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कि अपने इंडिया में तो नहीं, लेकिन बाहर कहीं जैसे कोई गाड़ी निकली, एक्सीडेंट हो गया है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो उसका कम्युनिकेशन सीधे पुलिस वालों को जो वहाँ पे खड़े रहते हैं उनको मिल जाता है। तो वो क्या है, उन व्हीकल्स के अंदर एक सिस्टम लगा रहता है जो एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। जब भी वो गाड़ी स्टार्ट करेंगे वो उस नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब वो गाड़ी को स्विच ऑफ करेंगे वो नेटवर्क से आउट हो जाएंगे, तो वो वहाँ का एडॉक नेटवर्क होता है। तो वो क्या है कि जितना भी वो असिस्टेंस है, कहाँ जा रही है गाड़ी, कहाँ मूव कर रही है, क्या स्पीड है, वो सारी मेंटेन होती है। तो ये जो है ये हमारा व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क है, VNet कहलाता है, ठीक है। अगला जो है वो वायरलेस मैश नेटवर्क है। अब वायरलेस मैश नेटवर्क जैसे समझ में आ रहा है, मैश तो मतलब इसमें बहुत सारे डिवाइस है, मतलब चाहे वो अपना व्हीकुलर हो, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे वो कोई और सेंसर नेटवर्क्स हों, वो सारे जब जुड़ जाएंगे थोड़े समय के लिए किसी एक नेटवर्क के फॉर्म में, तो हमारे वो वायरलेस मैश नेटवर्क्स कहलाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो अगला है वो है स्मार्टफोन्स एडॉक नेटवर्क्स, SPAN। तो उससे स्मार्टफोन एडॉक नेटवर्क्स में क्या होता है कि ये स्मार्टफोन
कुछ स्मार्टफोन्स जब पेयर टू पेयर कनेक्शन कर लेते हैं, पेयर टू पेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेयर टू पेयर मतलब दोनों आपस में डेटा सेंड कर रहे हैं, दोनों आपस में रिसीव भी कर रहे हैं, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को डेटा भी सेंड कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। तो अगर स्मार्ट एडॉक फोन नेटवर्क मतलब ये हो गया कि कुछ स्मार्टफोन्स आपस में जुड़े हैं किसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, और जो पेयर टू पेयर नेटवर्क है मतलब सब लोग आपस में अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो हमारा स्मार्टफोन एडॉक नेटवर्क कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों वायरलेस सेंसर नेटवर्क VSAN। दोस्तों अब VSAN का क्या मतलब होता है, जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं लेकिन इनका सबका नेचर अलग अलग है। जैसे नेचर अलग अलग है मतलब कि ये सेंसर पे काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टेम्परेचर लेने का सेंसर्स होता है, या फिर आपने देखा होगा व्हीकल में जो पॉल्यूशन होते हैं वो पॉल्यूशन का सेंसर वो अपन को बताता है कि क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली बॉम्बे में क्वालिटी इंडेक्स के लिए जो सेंसर्स लगे हुए हैं ये सभी सेंसर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये हमारे एडॉक नेटवर्क बनाते हैं और इसको हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स बोलते हैं। दोस्तों ये था हमारा एडॉक नेटवर्क्स। अब अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। अब दोस्तों ये तो शायद आपने सुना भी होगा, आपने देखा होगा, सुना तो नहीं होगा। देखिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स क्या होते हैं आपको बताता हूँ। अगर हमको किसी भी फिज़िकल एनवायरनमेंट कंडीशंस को देखना है या लेना है ना, नोट करना है, जैसे कि टेम्परेचर, साउंड, वाइब्रेशन, प्रेशर, मोशन, पॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कोई फिज़िकल कंडीशन का डेटा लेना है, ठीक है। तो उन फिज़िकल कंडीशन के डेटा को लेने के लिए हम बहुत सारे सेंसर्स लगाते हैं। वो सेंसर्स उस एनवायरनमेंट को देखते हुए, उसको डिटेक्ट करते हुए एक रीडिंग लेते हैं, उस रीडिंग को पास करते हैं, तो वो हमारा जो है वायरलेस सेंसर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये मैं बताऊंगा ये पूरा एक तरीके से काम कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने ये एक्चुअली काम काय के आते हैं पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले ये आते हैं एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग के काम। एयर पोल्यूशन जो अपना होता है कि वो एयर पोल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स वगैरह। दूसरा जो वहाँ पे आग लग जाती है, कहाँ पर अपना जो जंगल में आग लग जाती है, उसके लिए जो है वो यूज़ होते हैं अपने ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। इसके अलावा ग्रीन हाउस मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, लैंड स्लाइड डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फिज़िकल कंडीशंस हैं जहाँ पर ये सेंसर्स काम करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं पहले उनको समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमको ये सेंसर नेटवर्क, क्योंकि ये सबका नेचर अलग अलग है। देखिए नेचर अलग अलग है मतलब कुछ सेंसर्स जो है पॉल्यूशन को डिटेक्ट करेंगे, कुछ सेंसर्स फायर को डिटेक्ट करेंगे, कुछ सेंसर्स ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करेंगे, कुछ सेंसर्स लैंड के अंदर जो हलचल हो रही है उसको डिटेक्ट करेंगे, कुछ सेंसर्स अर्थक्वेक के लिए होते हैं, वो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हर सेंसर का काम अलग अलग है। अब क्या होता है, जैसे ये एक तरह के सेंसर्स है, सब ये आपस में लगे हुए हैं। मान लीजिए ये हमारा बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हमको पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो एक एरिया ये हो गया, यहाँ पे हमने सेंसर लगाया, दूसरा एरिया ये हो गया, ये हमने सेंसर लगाया, ये सब एरिया में हमने सेंसर लगा दिया हमारे सेंसर नोड से। अब सेंसर नोड के अंदर होगा क्या क्या, देखिए एक तो पावर जनरेटर होगा जो उसको पावर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जब तक पावर नहीं होगी ये सेंसर काम नहीं करेंगे। पावर जनरेटर पावर यूनिट से पावर प्रोवाइड करेगा, ये पावर यूनिट के अंदर पावर आ जाएगी। अब इसके अंदर दोस्तों ये 3 डिवाइसेस होती हैं। पहला तो जो होता है ट्रांसीवर, दूसरा होता है सेंसर एडैक, और तीसरा होता है प्रोसेसर और स्टोरेज। अब दोस्तों देखिए ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले पावर इसको मिली तो सेंसर ने क्या करा, सेंसर ने उसके जो भी पॉल्यूशन है, अगर अपन पॉल्यूशन की बात करें तो ये सेंसर ने उसके पॉल्यूशन या क्वालिटी या एयर इंडेक्स को देखा। एयर इंडेक्स को देखने के बाद, क्योंकि सेंसर जो उसको देखेगा तो वो उसके डेटा जो है वो डिजिटल में नहीं होंगे, तो ये ADC एनालॉग से डेटा को, ये कंट्रोलर यूनिट है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करेगी, ट्रांसलेट करेगी, डेटा को ट्रांसलेट करेगी। ये डेटा को ट्रांसलेशन हुआ और ये ट्रांसलेशन जो होगा डेटा का प्रोसेसर से होगा, प्रोसेसर की मदद से होगा। तो जो भी डेटा उसको मिलता है सेंसर का, वो एनालॉग डेटा से डिजिटल डेटा में ट्रांसमिट होगी और ट्रांसमिट होके वो स्टोर होगी, ठीक है, वो स्टोर हो जाएगी। और स्टोर होने के बाद
ये ट्रांसीवर उसको ट्रांसमिट करेगा। भाई स्टोर तो हो गई, उसके पास तो रहेगी सेंसर के पास, मान लीजिए सर्वर के पास भेजना हो तो ट्रांसीवर उसको ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और ये जो पूरा यूनिट है, ये पूरा यूनिट जो रहेगा सेंसर नोड के अंदर रहेगा। अगर मान लीजिए सेंसर कहीं मूव होता है तो भी ये सेम वैसे ही काम करेगा। तो ये पोजीशन फाइंडिंग सिस्टम, मतलब कि एक तो ये भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं, ये सेंसर जो कहाँ रखा हुआ है, तो ये पोजीशनिंग फाइंडिंग सिस्टम जीआईएस लोकेशन, जो ग्लोबल लोकेशन है उसको डिटेक्ट करेगा, और ये मोबाइलाइजर कहीं मूव होते हैं तो उसकी मोबिलिटी को डिटेक्ट करेगा। तो ये पूरा जो यूनिट है ये सेंसर के अंदर रहता है। सेंसर ने डेटा को ले लिया, फिर सेंसर ने डेटा को बीएस के अंदर ट्रांसमिट किया। बीएस मतलब ये आपका ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हो गया, उसने ब्रॉडकास्ट किया जो भी आसपास जो उसका ब्रॉडकास्ट जिससे ये लोग कनेक्टेड है, और उससे फिर ये इंटरनेट पे गया, और इंटरनेट से यूज़र ने इसको डिटेक्ट किया, और इसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गई। तो दोस्तों ये सेंसर नेटवर्क्स हमारे हिंदुस्तान में तो आप समझ लीजिए सिर्फ हम पॉल्यूशन के लिए या फिर हम टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब फॉरेन वगैरह है वहाँ पे तो हर चीज़ के लिए सेंसर नेटवर्क्स लगाए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ कि अभी जो गाय है या जो टाइगर लॉयन वगैरह है, उनके गले में जो वो पट्टा बांध देते हैं वो भी ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के अंतर्गत ही आता है। वो हर चीज़ सेंस होती है कि ये कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स होती हैं। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क से आगे। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दोस्तों ये पूरा एक सिस्टम डिज़ाइंड है, और ये करता क्या है, ये डेटा को कैप्चर करता है। कौन से डेटा को? फिजिकल डेटा को, ज्योग्राफिकल डेटा को। ज्योग्राफिकल डेटा मतलब क्या हो गया? ज्योग्राफिकल डेटा हो गया मतलब वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे आसपास क्या था, लोकेशन कौन सी है, मतलब पूरा डेटा। उस एक अगर कहीं आप खड़े हो जाओ वहाँ पे आसपास देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। रोड कहाँ पर है, नल कितनी दूर है, मकान कितनी दूर है, जंगल कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, मतलब एक एक चीज़ वहाँ पे, चट्टानें कितनी हैं, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, वो सारी चीज़ें, वो हमारी सारा जो डाटा है वो ज्योग्राफिकल डाटा कहलाता है। और जीआईएस एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों जो कैप्चर करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, एनालाइज करता है, मैनेज करता है और रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है सभी ज्योग्राफिकल डेटा को। जितने भी ज्योग्राफिकल डेटा मैंने अभी आपको बताए वो सारे डेटा को कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज और प्रेजेंट करता है। ये हमारा जीआईएस का काम होता है, ये जीआईएस सिस्टम ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये ज्योग्राफिकल डेटा के अंदर आता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। भाई कहाँ पे खड़े हैं, बिल्डिंग कितनी दूर है, तालाब कितनी दूर है, रोड कितनी दूर है, स्टेशन कितनी दूर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे ज्योग्राफिकल डेटा के अंदर आती हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा डेटा है जो है ज्योग्राफिकल डेटा है। इन सब डेटा को अगर एनालाइज करके, कैप्चर करके, स्टोर करके, उनको मैनेज करके, प्रेजेंट करके किसी रिपोर्ट के अंदर दे दिया जाए तो ये सारा सिस्टम जो है वो जीआईएस सिस्टम कहलाता है। अब ये जीआईएस सिस्टम क्या करता है, ये जब डेटा का कैप्चर हो जाता है तो एक कैप्चरिंग के बाद पूरे डेटा को इकट्ठा करके उसका पूरा एक एनालाइज करके उन सारे पार्ट्स को जोड़ देता है, तो वो हमारा एक जीआईएस सिस्टम बन जाता है। जैसे आपने देखा गूगल का जो मैप है वो क्या है, वो भी एक ज्योग्राफिकल सिस्टम है। वो सब चीज़ें आपको बताता है कि कहाँ से कहाँ पर जाना है, कहाँ पर रास्ता है, कहाँ पर। तो ये उसने कैसे डिटेक्ट किया होगा, ये उसने उनके सैटेलाइट्स ने, उनके जीआईएस सिस्टम ने हर जगह के डेटा को एनालाइज किया हुआ है, और एनालाइज करके प्रोसेस करके हमको हमारे रिपोर्ट्स के रूप में और हमको नक्शे के रूप में हमको वहाँ पे दे दिया है। अब दोस्तों इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब उसको डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। देखो ये कुछ 6 की फीचर्स हैं जिसके ऊपर डेटा को एनालाइज किया जाता है। लोकेशन ऑफ द फीचर्स एंड रिलेशनशिप टू अदर फीचर्स, मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं जो लोकेशन है उसके फीचर्स क्या हैं और उसके साथ में रिलेशन दूसरों का क्या है, मतलब कितनी दूरी पे है, ठीक है, या कितने को किस तरह से रिलेट करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम फीचर्स किस किस के हैं, जो मोस्ट मतलब वो सबसे लीस्ट मतलब अगर मान लीजिए कहीं खड़े हैं जंगल में और वहाँ से बहुत दूरी पर एक ही सड़क जाती है तो वो लीस्ट हो गया, और जंगल के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं तो वो मोस्ट हो गया, ठीक है।
डेंसिटी ऑफ द फीचर, डेंसिटी किस फॉर्म में है, डेंसिटी मतलब वहाँ पे कितने, अगर वहाँ पे कहीं खड़ा हुआ है, वहाँ पे एक बस्ती है, मतलब लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे घर बने हैं, तो वो डेंसिटी अलग हो जाएगी। अगर वो मान लीजिए किसी जंगल में खड़ा हुआ है, किसी फॉरेस्ट में खड़ा है, तो वहाँ की डेंसिटी अलग हो जाएगी। तो डेंसिटी फीचर्स उसकी स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा उसके आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, देखिए कहीं पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए मार्केट है, तो वहाँ पर मार्केट में कोई खुदाई नहीं हो सकती, मतलब मार्केट में खुदाई तो हो सकती है पर लार्ज लेवल पे खुदाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर किसी को माइनिंग है, तो माइनिंग के आसपास आप देखेंगे सिर्फ वहाँ खुदाई होगी, ठीक है। तो ये उसका एरिया, जो आसपास का एरिया है, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होने के बाद वो आसपास क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें भी वो लोकेट करता है और डिनोट करता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है। और वो स्पेसिफिक एरिया एक समय में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब एक समय में अगर जैसे कि एक बार डेटा ले लिया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो जोग्राफिकल एरिया हमेशा वैसा ही बना रहे, तो समय समय पे उसका डेटा लेना कंपलसरी है। तो हर समय वो कितना चेंज हुआ है, ये हमें ये देखना पड़ता है। तो इन 6 फीचर्स के ऊपर, इन 6 पॉइंट्स के ऊपर डेटा को, जोग्राफिकल डेटा को एनालाइज किया जाता है, और इस तरह से हमारा GIS सिस्टम वर्क करता है। अब दोस्तों अगला अपन लोग कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब दोस्तों जैसे कि नाम से दिख रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ऐसा प्रोवाइडर जो कि हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो हमको इंटरनेट की सर्विस हमको देते हैं, ठीक है। अब ये इंटरनेट की सर्विस देते हैं किस फॉर्म में, भाई ब्राउज़र के फॉर्म में दे सकते हैं, ब्रॉडबैंड के फॉर्म में दे सकते हैं, कनेक्शंस के फॉर्म में दे सकते हैं, वेबसाइट्स के फॉर्म में दे सकते हैं। किसी भी फॉर्म में अगर इंटरनेट की कोई भी सर्विस आपको मिल रही है, तो वो एक ISP द्वारा दी जाती है, इसको हम इंटरनेट सर्विस बोलते हैं। अब दोस्तों ये ISP क्या कहते हैं, अब जैसे कि मैं मोटी मोटी बात करूं, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो हमारे वोडाफोन है, BSNL है, अपना आइडिया है, जियो है, ये हमारे सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ISP, क्योंकि ये आपको इंटरनेट सर्विस आपके घर पे दे रहे हैं, आपके मोबाइल पे आपको इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं। अब दोस्तों ये ISP काम कैसे करते हैं वो देखिए। अब दोस्तों सबसे पहले ये जो मैंने भी बताया आपको कि वोडाफोन है, भारती है, अपना बाकी जियो है, ये सब ये कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने बेस तैयार किया हुआ है, मतलब जितने टावर्स वगैरह है वो इन्होंने लगाए हुए हैं। अब टावर्स वगैरह इन्हें लगा दिए हैं, तो इनको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता इंटरनेट सर्विसेज के लिए। दोस्तों इन लोगों को कोई भी पैसा नहीं पे करना पड़ता इंटरनेट सर्विस के लिए, क्योंकि एक एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं जिसका नाम है नेटवर्क पेयरिंग एग्रीमेंट। ये नेटवर्क पेयरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए ये कोई पैसा किसी से लेते नहीं है, ठीक है। तो ये नेटवर्क पेयरिंग एग्रीमेंट जो है, इसके अंतर्गत ये लोग हैं, इसलिए इनको कोई भी पैसा इंटरनेट के लिए पे नहीं करना पड़ता। अब ये लोग क्या करते हैं, टायर 1 एप्लीकेशन है, ये टायर 1 यूज़र्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब टायर 1 यूज़र्स क्या करते हैं, टायर 2 को बेचते हैं, अपनी वो सर्विसेज है वो टायर 2 को बेचते हैं, ठीक है। और टायर 2 जो है वो टायर 3 को बेचते हैं, और टायर 3 जो है हम लोगों तक पहुंचाते हैं सर्विसेज को। या ऐसा भी हो सकता है कि टायर 1 के लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे जियो वाले हमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एयरटेल वाले हमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट हमको कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि टायर 1 वाले डायरेक्ट भी कनेक्शन प्रोवाइड करें, लेकिन जो एक्चुअली होता है वो ऐसा ही होता है कि टायर 1 नेटवर्क्स वाले, देखिए मैंने कुछ पिक्चर आपको दिखाई हुई है, ये टायर 1 नेटवर्क्स हो गए पूरे, इन्होंने पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया है। अब इन्होंने क्या करा, अपने पूरे नेटवर्क से अंदर डेटा को लेकर टायर 2 को दे दिया। अब टायर 2 के अंदर आ गया POP 3 आ गया, POP 2 आ गया, POP 3 आ गया। अब ये POP 1, POP 2, POP 3 ने टायर 3 को बेच दिया, और टायर 3 ने उठा के सिंगल होम्ड यूज़र हैं उनको नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया। और सबसे पहले ऊपर जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपने डेटा को बेचा, और छोटी कंपनीज़ को, उन छोटी कंपनीज़ ने फिर डेटा को बेचा, और छोटी कंपनीज़ को, उन छोटी कंपनीज़ ने कस्टमर के घर घर जाकर डेटा बेचा, और तो सिंगल यूज़र पे। तो ये टायर 1, टायर 2, टायर 3, तो जितने भी कंपनीज़ हैं दोस्तों इंडिया में, तो लगभग सभी कंपनीज़ जो हैं वो खुद ही कनेक्शन बेचती हैं। तो ना टायर 2 है ना टायर 3 है, लेकिन एक्चुअली है तो, क्योंकि क्या होता है कि कई कंपनीज़ खुद मैनेज नहीं कर पाती इतने सब स्टाफ को, इसलिए वो छोटी छोटी कंपनीज़ को नेटवर्क, हालांकि उनका ही रहता है पूरा,
नेटवर्क जो है टायर 2 कंपनीज़ का ही रहता है, लेकिन जो मैनेजमेंट का काम है, जो फीस, जो लाइसेंस वसूलने का काम है, जो बिल वसूलने का काम है, वो सब छोटी कंपनीज़ करती हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा आईएसपी काम करता है और यही हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है मोबाइल कंप्यूटिंग का। अब दोस्तों जैसे नाम से ही आ रहा है मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो डेटा को ट्रांसमिट कर सके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे बिना किसी लिंक के, है ना, या फिर मोबाइल पे ही कंप्यूटर का काम कर सके, ठीक है। डेटा को डेटा को ट्रांसमिट करना वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरीके से, मतलब मोबाइल तो है ही है, कंप्यूटर भी साथ में, ठीक है। तो आजकल जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं वो सारे मोबाइल कंप्यूटिंग के हिसाब से ही आ रहे हैं। कोई लैपटॉप आ रहा है वो भी मोबाइल कंप्यूटिंग के हिसाब से आ रहा है, जो मोबाइल्स आ रहे हैं वो भी मोबाइल कंप्यूटिंग के हिसाब से आ रहे हैं। लैपटॉप में हालांकि कॉलिंग नहीं हो सकती, वो दूसरी बात है, लेकिन जितने मोबाइल्स आ रहे हैं, जो टैब्स आ रहे हैं, उन सब में कॉलिंग भी हो सकती है और कंप्यूटर का पूरा काम भी हो सकता है। तो दोस्तों मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब, मोबाइल कंप्यूटिंग का तो समझ ही गए होंगे कि मतलब मोबाइल और कंप्यूटिंग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मतलब वो आपका मोबाइल तो है ही है, लेकिन वो काम क्या करेगा, कंप्यूटर का काम करेगा। मतलब डेटा ट्रांसमिट तो करेगा ही करेगा, ठीक है, डेटा ट्रांसमिट करेगा, कॉल्स को रिसीव करेगा, कॉल्स को हैंडल करेगा, ठीक है, और इसके अलावा वो दूसरे काम भी करेगा। दूसरे काम मतलब बाकी जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो भी करेगा। तो ये आपकी मोबाइल कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई कि भाई कोई भी डिवाइस जो कि मोबाइल का मतलब मोबाइल के काम भी करता हो और कंप्यूटिंग भी करता हो, तो इट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है। अब मोबाइल कंप्यूटिंग में 3 चीज़ें जो हैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मोबाइल का कम्युनिकेशन, मोबाइल का हार्डवेयर, मोबाइल का सॉफ्टवेयर। मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल का हार्डवेयर, मोबाइल का सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब कोई भी कम्युनिकेशन प्रोवाइडर जो मोबाइल का कम्युनिकेशन देखता हूँ, जैसे अपना एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, वायरलेस हो गया, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सारे मोबाइल कम्युनिकेशंस के अंदर आ जाएंगे जो भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। मोबाइल के हार्डवेयर, भाई कितने GB रैम है, क्या कैमरा है उसका, क्या प्रोसेसर है, क्या उसका स्टोरेज है, वो अपना मोबाइल का हार्डवेयर हो गया। मोबाइल का सॉफ्टवेयर, भाई आपने जो एंड्रॉयड फ़ोन लिया है, जो एप्पल लिया हुआ है, उसके अंदर जो उसका सॉफ्टवेयर है या उसके अंदर जो प्ले स्टोर के अंदर जो अपने गेम्स या फिर जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं, वो सारे जो है मोबाइल सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों ये था आपका मोबाइल कंप्यूटिंग। अब इसका दोस्तों फ़ायदा, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। देखिए मोबाइल कंप्यूटिंग अगर आपके सिस्टम पे रहेगा तो पहली बात तो आपको कंप्यूटर का काम पूरा मोबाइल से कर पाओगे, तो वो तो आजकल हो ही गया है। इसके अलावा आप मोबाइल पर इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे, ये भी हो गया है, ठीक है। GPS ये भी आपको मिलता है। GPS मोबाइल के अंदर, कोई भी मोबाइल उसमें GPS रहेगा ही रहेगा। इमरजेंसी सर्विसेज भी रहती हैं उसके अंदर, आप कॉलिंग कर सकते हो इमरजेंसी सर्विसेज में। एजुकेशन सर्विस, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी स्टोर्स हैं, वहाँ पे आप एजुकेशन सर्विस भी ले सकते हो। एंटरटेनमेंट सर्विस मतलब जो भी आपके गाने वीडियोज़ वगैरह हैं उनको अपलोड करना, एडिट करना, वो सब भी आप मोबाइल पर कर सकते हो। तो ये मोबाइल कंप्यूटिंग की कुछ एप्लीकेशन। दोस्तों अब हम आते हैं सेलुलर सिस्टम्स के ऊपर। दोनों सेलुलर सिस्टम होता क्या है दोस्तों, अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोलूँ या इजी वर्ड्स में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वो सिस्टम जो मोबाइल को कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया जाता है उसको हम सेलुलर सिस्टम बोलते हैं। वो सिस्टम जो मोबाइल पे डेटा को रिसीव करने, डेटा को सेंड करने, कॉल्स को रिसीव करने, कॉल्स को सेंड करने के लिए बनाया जाता है, उस सिस्टम को हम सेलुलर सिस्टम्स बोलते हैं। अब दोस्तों सेलुलर सिस्टम के अंदर होता क्या है, हम सेलुलर सिस्टम के अंदर पूरे एरिया को सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब सेल्स क्या होते हैं, सेल्स एक लिमिटेड एरिया होता है ताकि हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल्स को एक सेल दे सकें जिससे वो अपने मोबाइल्स को ऑपरेट कर सकें या मोबाइल्स पर डेटा को रिसीव कर सकें और डेटा को सेंड कर सकें, या कॉल्स को रिसीव कर सकें, कॉल्स को सेंड कर सकें। दोस्तों ये सिस्टम क्या करता है, हाई कैपेसिटी देता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम के अंदर। कोई एक अगर चैनल यूज़ हो जाए, एक कॉल के लिए कोई चैनल अगर यूज़ हो जाए तो वो उसको चैनल को रीयूज़ कर लेता है। मतलब एक आप किसी से कॉल पे आपकी बात चल रही है, वो आपने उसको बात को ख़त्म किया तो वो उस चैनल को रीयूज़ कर लेता है। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसके ऊपर बुक्स मतलब बुक्स भी लिखी गई हैं क्योंकि सेलुलर सिस्टम काफ़ी बड़ा है। लेकिन क्या है,
मुझे छोटे में समझाना है, मुझे लिमिटेड टाइम में समझाना है, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। तो मोबाइल्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल और बेस स्टेशन का यूज़ करता है। मतलब मोबाइल से मोबाइल को अगर कॉल करना हो तो बेस स्टेशन इन्वॉल्व रहता है। बिना बेस स्टेशन के मोबाइल से मोबाइल पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता। फिक्स्ड नंबर ऑफ चैनल्स रहते हैं, ठीक है। उन फिक्स्ड नंबर ऑफ चैनल्स को बहुत सारे यूज़र्स के बीच में बांटना वो इसका काम रहता है। बेस स्टेशन जो रहता है वो एक जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जिसको हम सेल बोलते हैं, जो भी मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। मतलब हर सेल को भी ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बाउंड्री जो होती है सेल की वो एक कवर्ड एरिया रहता है, उसको बाउंड्री बोलते हैं सेल के। तो चलिए दोस्तों, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन को काम करने के लिए जो सिस्टम बना है वो हमारा सेलुलर सिस्टम है। इसको अपन डिटेल में समझते हैं सेल्स क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। क्या है, जैसे ये एक टावर है, एक टावर एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है, हम इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस टावर से कॉल करना है इस टावर को, तो ये डायरेक्ट कॉलिंग नहीं होगी, पहले बेस स्टेशन पे कॉल जाएगा और बेस स्टेशन से मतलब मोबाइल से मोबाइल डायरेक्ट कॉलिंग नहीं होगी, बेस स्टेशन इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर सेल में एक एंटीना होता है। ये एंटीना कॉल्स को रिसीव भी करता है और कॉल्स को सेंड भी करता है। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के ऊपर। दोस्तों सेल्स जो हैं बहुत टाइप की होती हैं, मैक्रो सेल, माइक्रो सेल, पिको सेल, सिलेक्टिव सेल्स, अम्ब्रेला सेल। सबसे पहले अपन मैक्रो सेल के बारे में आते हैं। दोस्तों मैक्रो सेल जो रहती हैं वो रिमोट एरियाज़ में रहती हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है, ठीक है ना। और जो यहाँ पॉपुलेशन है तो काफ़ी बिखरी हुई है और उसका जो फैलाव है वो काफ़ी जगह में है, 10 किलोमीटर के एरिया में कवर करती हैं। आप सोच लीजिए दोस्तों, छोटा सा गांव है, वहाँ पे 1000 यूज़र हैं, आसपास 4 गांव लगे हुए हैं, तो 10 किलोमीटर के एरिया में एक ही सेल काम करेगी। अब दोस्तों अगला है माइक्रो सेल। दोस्तों ये जो है ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में पाई जाती है, मोस्टली सिटीज़ के अंदर। इनका डायामीटर 1 किलोमीटर के एरिया में होते हैं और 1 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी लोगों को कवर करती हैं। अब दोस्तों अगला जो है पीको सेल है। दोस्तों पीको सेल्स क्या होती हैं, ये एक्चुअली छोटी सेल्स होती हैं, ये स्मॉल एरिया को कवर करती हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग हो गई, पर्टिकुलर एरिया हो गया, पर्टिकुलर कैंपस हो गया, टनल्स हो गई। तो ऐसे जहाँ पे टनल्स के अंदर से है, टनल्स वगैरह हैं, जहाँ पे कोई बिल्डिंग है वहाँ पे हमको कनेक्शन देना है, तो वहाँ पे पीको सेल्स का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों ये सिलेक्टिव सेल्स ऐसी होती है जहाँ पे 2 सेल हैं, 2 सेल के बीच में डिफरेंस रह गया है और उसको कवर करने के लिए कोई तीसरी सेल बनानी पड़ती है, तो उसको हम सिलेक्टिव सेल्स बोलते हैं। जैसा कि क्या है, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों, ये किसी रिमोट एरिया में है, यहाँ पे इन दोनों को कवर कर दिया, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई डिफरेंस रह गया, तो उन्होंने इतने डिफरेंस को कवर करने के लिए एक छोटा सा सेल बना दिया, उसको हम सिलेक्टिव सेल्स बोलते हैं। अब दोस्तों आते हैं अम्ब्रेला सेल के ऊपर। दोस्तों अम्ब्रेला सेल क्या होती है, जैसे मान लीजिए 2 सेल्स हैं, अब 2 सेल्स के बीच में मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे रोड आ गया, जहाँ पे रोड पब्लिक क्रॉस कर रही है। अब जब यहाँ पे पब्लिक रोड को क्रॉस करेगी और यहाँ पे इस तरह से रोड बनी हुई है, तो वो एक सेल से दूसरे सेल में एंटर हो गया। और यहाँ पे रोड है, यहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा, क्योंकि क्या होता है जब मोबाइल कॉल्स होती हैं और मान लीजिए एक बंदा एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है, तो क्या होता है वो कनेक्शन लूज़ होता है और फिर वापस कनेक्ट होता है, तो इसको अपन हैंड्स ऑफ बोलते हैं। तो क्या होता है, ऐसे में बहुत सारे हैंड्स ऑफ करने पड़ेंगे, तो हैंड्स ऑफ से बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक अम्ब्रेला सेल बना देते हैं। तो अम्ब्रेला सेल क्या करती है, जब बहुत सारे हैंड्स ऑफ होते हैं तो वहाँ पे माइक्रो सेल को बनाकर उस हैंड्स ऑफ को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग अम्ब्रेला सेल। अब दोस्तों अगला आते हैं अपन लोग मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। दोस्तों जब अपन सेलुलर सिस्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया सेल्स क्या होती हैं। अब दोस्तों सेल्स को कंट्रोल करने के लिए जो ऑफिस बनाया जाता है उसको बोलते हैं मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, MTSO, ठीक है। दोस्तों ये जितने भी कंपनीज आपको मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ये सारी ही कंपनियां MTSO के थ्रू ही ऑपरेट करती हैं। MTSO ये डिसाइड करता है कि ये मोबाइल है कहाँ पर,
कब वो स्विच कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, जब वो सेल से स्विच कर रहा है तो उसको हैंड्स ऑफ कैसे प्रोवाइड करवाना है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो किन से बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे MTSO में ही सारी चेक होती हैं। इसको हम सेंट्रल ऑफिस भी कह सकते हैं, एक अपने मोबाइल फ़ोन का जो सारे सेंट्रल ऑफिस जो सारे मोबाइल्स को मैनेज और मेंटेन करता है। अब दोस्तों इसको मैनेज करने का क्या फ़ायदा है, तो भाई मैनेज करने का ये है कि जो मैक्सिमम अमाउंट, मतलब जैसे कि क्या है कि आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, ट्रैफिक को देख सकते हो, कितना ट्रैफिक कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब यूज़र्स एक्टिव हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैंड्स ऑफ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें MTO में बैठ के आसानी से देखी जा सकती हैं। MTSO जो है दोस्तों, इसके अलावा हर यूज़र को, हर सेल फोन यूज़र के रिलेटिव पोजीशन को, उसके सिग्नल्स ब्रॉडकास्टिंग को, उसके रिसीविंग कॉल्स को, उसके जो वो कॉल करता है उसको सबको मैनेज करता है, कौन से टावर से कॉल किया। आप देखते होंगे कोई टीवी सीरियल्स वगैरह आते हैं, उसमें कोई अगर मूवीज़ आती हैं, उसमें कुछ भी होता है तो सबसे पहले मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हैं कि उसकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्या थी। दोस्तों मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने के लिए MTSO ही काम करता है। MTSO बताता है कि लास्ट में जो मोबाइल एक्टिव था वो किस टावर पे एक्टिव था, उस टावर कोई पर्टिकुलर एरिया कौन सा बिलोंग करता है। दोस्तों ये सारा इस तरह से MTO अपन कह सकते हैं कि MTSO एक सेंट्रल ऑफिस है जहाँ पे सारे के सारे मोबाइल फ़ोन्स का पूरी कुंडली बनाई जाती है और रखी जाती है। अब दोस्तों ये एक छोटा सा मैंने आपको डायग्राम बताया हुआ है बनाने के लिए, जैसे कि बेस स्टेशन 1 है, बेस स्टेशन 2 है, बेस स्टेशन 3 है, ये जितने भी बेस स्टेशन हैं सारे MTSO से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और MTSO से जुड़े हुए हैं। बेस स्टेशन कौन से हैं, ये हम कह सकते हैं ये पूरे बेस स्टेशन जो है MTSO जुड़े हुए, जो भी यहाँ पे हैंड्स ऑफ होते हैं, जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है, यूज़र कॉल करता है, यूज़र कॉल को रिसीव करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है, वो सब MTSO में नोट होता है, MTSO के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं हैंड्स ऑफ। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है, जब भी व्यक्ति कोई एक सेल, जैसे एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने ये आपके लिए, कोई भी बंदा अगर एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है तो भाई उसका कनेक्शन अभी क्या है, इस वाले टावर पे है, ठीक है। लेकिन जब वो इस सेल में मूव करेगा तो उसका कनेक्शन इस टावर में हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये टावर से मूव होता है तो इस टावर से इस टावर पे कनेक्शन हुआ तो उस टाइम क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है, आपका फ़ोन कॉल कटता है और वापस कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ये इतनी फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आपका कॉल कटा और वापस दोबारा से कनेक्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को दोस्तों अपन लोग हैंड्स ऑफ बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम हैंड्स ऑफ बोलते हैं। दो तरह के हैंड्स ऑफ होते हैं, एक हार्ड हैंड्स ऑफ, एक सॉफ्ट हैंड्स ऑफ। अब दोस्तों सॉफ्ट हैंड्स ऑफ में क्या होता है कि आपको मतलब कोई ब्रेक नहीं पता पड़ता, मतलब आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हो, बात करते करते ही आपकी बात कंटिन्यूएशन में हैंड्स ऑफ हो जाएगा। पर हार्ड हैंड्स ऑफ में क्या होता है, जैसे कहीं क्या होता है, कहीं आवाज़ आप बात कर रहे हो, आवाज़ ब्रेक हो गई या बीच में एक सेकंड का साइलेंस आ गया या फिर आपकी आवाज़ आना बंद हो गई फिर वापस कनेक्ट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है ये हार्ड हैंड्स ऑफ कहलाता है। दोस्तों हार्ड हैंड्स ऑफ अक्सर होता है रूरल एरियाज़ में, गांव में, जहाँ पे टावर्स कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, वहाँ पे हार्ड हैंड्स ऑफ होता है। और सॉफ्ट हैंड्स ऑफ तो सिंपल आपको पता ही नहीं पड़ेगा सॉफ्ट हैंड्स ऑफ हुआ। लेकिन फिर भी कई कंडीशंस में अगर आप शहरों में भी मूव करते हो, कई बार कॉल से आवाज़ आना बंद हो जाती है, तब आप समझ लीजिएगा कि आपका हार्ड हैंड्स ऑफ हुआ है। यूज़र ने कहीं एक एंटीना से दूसरे एंटीना में मूव किया है या एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव किया है। देखिए हार्ड हैंड्स ऑफ ये एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। सॉफ्ट में आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये कार यहाँ से यहाँ मूव हुई, आप इसके रेंज में आ जाओगे। और जब एरियाज़ कहीं आप दूर जा रहे हो जहाँ पे एरियाज़ में टावर की संख्या लिमिटेड है या टावर्स दूर दूर हैं और वो उसी एरिया को कवर करते हैं, तो ये जो बीच की लोकेशन है यहाँ पे आपका डेटा मिस हो जाएगा, तो इसको अपन हार्ड हैंड्स ऑफ बोलते हैं। अब दोस्तों आते हैं मोबाइल के बेस स्टेशंस के ऊपर। अब दोस्तों जैसे ये बेस स्टेशन होता क्या है एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सेल होते हैं, ठीक है।
अब सेल के बाद अपना क्या होता है, MTSO होता है, ठीक है। अब MTSO जुड़ते किससे हैं, बेस स्टेशन से जुड़ते हैं। तो बेस स्टेशन एक्चुअली होते क्या हैं, तो बेस स्टेशन हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो एंटीना होता है उसको हम बेस स्टेशंस बोलते हैं। तो बेस स्टेशन में क्या होता है, एक एंटीना होता है, एक टावर होता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए, हार्डवेयर होते हैं जो वॉइस कॉल को रिसीव करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, और एक लिंक होता है जो कि केबल से कनेक्टेड होता है या वायरलेस भी हो सकता है, जो इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी या मोबाइल MTSO से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये मोबाइल का बेस स्टेशन का मैंने फ़ोटो बनाया हुआ है, यहाँ पे ये एंटीना हो गया, ये पूरा टावर हो गया, इस तरह से पूरा यहाँ पे रहता है। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये बेस स्टेशंस क्या है, मोबाइल फ़ोन्स क्या हैं, MTSO क्या होता है, हार्ड हैंड्स ऑफ क्या होता है। दोस्तों इसके साथ ही, इस टॉपिक के साथ ही आपकी ये वाली यूनिट ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत सारी जानकारी के साथ। गुड बाय, जय हिंद।